हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ बैलेंस रिएक्शन और अनबैलेंस रिएक्शन के बारे में, और बात करेंगे एक रिएक्शन का एग्जांपल देकर और बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी भी देखेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी हुई हैं तो वहाँ से स्टार्टिंग की 2-3 एक्टिविटी भी करेंगे और सबको ध्यान से देखेंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था आपके सामने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो इसके आगे इसी सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। तो ना मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बैलेंस रिएक्शन। बच्चों बैलेंस रिएक्शन क्या होती है समझिए बात को। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए इसमें क्या है, आपको रिएक्टेंट देखना है और प्रोडक्ट देखना है। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट आप में जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, या आप यूँ कहो कि पर एटम जितने भी एटम यूज़ हो रहे हैं वो एटम सभी इक्वल होने चाहिए, ठीक उतने ही जितने कि आगे आपने प्रोडक्ट में दिखाए हैं। ठीक है ना। अगर ये बैलेंस है तो ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। किस प्रकार, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। देखिए इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction mass of all atom या फिर एलिमेंट, एक ही बात है बच्चों यहाँ फिलहाल, मास ऑफ एटम और एलिमेंट इज इक्वल, नहीं, मास ऑफ ऑल एटम एलिमेंट of reactant is equal to the mass of atom or elements ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इसका मतलब है, दैट इज़ अ बैलेंस रिएक्शन। नाउ व्हाट इज अ अनबैलेंस रिएक्शन। देखिए यहाँ पर अनबैलेंस रिएक्शन से क्या मतलब है। अनबैलेंस रिएक्शन से मतलब है जस्ट इसका उल्टा, अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है ना। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या बच्चों होगा, समझिए ध्यान से। इसमें ये होगा कि नंबर ऑफ, मैं बताऊँ, नंबर ऑफ एटम्स या फिर बच्चों एलिमेंट, ठीक है, डू नॉट इक्वल या आर नॉट इक्वल, डू नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट do not equal to the number of atoms or element of products और बच्चों इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं बच्चों स्केलेटन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो अनबैलेंस होती है उसे बोलते हैं क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन रिएक्शन। ये पूछा गया है पेपर में एक बार कि व्हाट इज स्केलेटन रिएक्शन, तो इसको अनबैलेंस रिएक्शन को ये बच्चों क्या बोलते हैं, स्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है बच्चों, और हम इससे यहाँ पे बच्चों वाटर बना रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप चेक करें तो ये रिएक्शन आपकी जो है अनबैलेंस रिएक्शन है, मतलब एक स्केलेटन रिएक्शन है बच्चों। हाउ, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, ठीक, दैट इज इक्वल, बट O2 यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर एक ही है, इसलिए क्या है ये स्केलेटन रिएक्शन है। अगर इसकी आप बैलेंस रिएक्शन दिखाना चाहें
ठीक है ना। तो इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर, नाउ लुक एट दिस इज़ द बैलेंस रिएक्शन बच्चों, चेक कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो ये होता है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है बच्चों। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बच्चों ये पुटअप होता है कि यहाँ पर जो है ये जो रिएक्शन है, क्यों ज़रूरी है कि हम इसे बच्चों बैलेंस दिखाएं। बैलेंस रिएक्शन दिखाना क्यों ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। तो समझिए, यहाँ पर आपने एक लॉ पढ़ा था 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल मास क्या होता है? वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने एक रिएक्टेंट लिया, ठीक है ना, और उसके सपोज कहने का 2 एटम लिया आपने, और ऐसे ही आपने 3 एटम जो है वीक के लिए रिएक्शन करने के बाद जो रूल है वो क्या कहता है कि भाई एटम कंजर्व रहने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर बनता है क्या हमारा 5C, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 ये लिए, 3 ये लिया था, टोटल 5। तो अगर आपने 2 मोल क्वांटिटी बच्चों ये ली, 3 मोल क्वांटिटी आपने बी ली, तो 5 मोल आपका बन गया। सपोज मान लो यहाँ पर ये 5 नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या होता बच्चों? फिर से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 4C बनता है, यानी 4 मोल आपका C बना है, आपने यूज क्या किया 2 मोल A और 3 मोल B। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बच गया होगा बच्चों। कहने का मतलब ये है, हो सकता है यहाँ पर 1 मोल जो है आपका A बच गया हो, रिमाइंडर रह गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर हाल में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस इसमें दिखाते हैं। और क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज़। देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में है, वाई इज नेसेसरी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप नोट कीजिए प्लीज। वाई इज नेसेसरी to write a balance, y is necessary, NECESSERY, ESSRY बच्चों, थोड़ी टफ स्पेलिंग है। y is necessary क्या? to write a balance chemical reaction। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे y is necessary to write a balanced chemical equation। तो आप आंसर क्या देंगे? सिंपल देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर? बहुत इजी आंसर है, सीधा लिखिए यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या? to satisfied law of conservation of mass। ये लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है ना। to satisfy the law of conservation of mass, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, आपसे ध्यान रखिएगा प्लीज़। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, रिएक्शंस ये है बच्चों हमारे पास, कोई रिएक्शन लीजिए। सपोज मैंने एक रिएक्शन ली यहाँ पर, ये लेड नाइट्रेट बच्चों लिया मैंने, लेड नाइट्रेट, और इसके संग शिकराई KI की, ठीक है ना। तो चेक कीजिए, यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए आपका PbI बन रहा है, और यहाँ पे आपका जो है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बच्चों। बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे बच्चों लगा दीजिए 2, ये देखिए यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों 2, ठीक है।
और आई थिंक यहाँ पर भी बच्चों 2 लगा दीजिए, ठीक है, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इसमें ध्यान समझिए कैसे रिएक्शन कराएगी बच्चों, इसमें हर चीज़ समझिए। एक्चुअली जो ये में 2 लिखा है बच्चों, ये क्या है, ये 0.2 है, ये कॉफिशिएंट एक तरीके से, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है, कितने मोल आपने ये लिया है KI, और कितने मोल आपने पोटेशियम नाइट्रेट लिया हुआ है। या आप इसको ऐसा समझिए कि आप जो है अगर मोल नहीं बोल पा रहे हैं तो आप समझिए कि मतलब ये चीज़ एक्चुअली क्या है, इसकी क्वांटिटी या रेशियो डिसाइड करता है, और केमिस्ट्री में बच्चों मोल चलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इसकी स्टेट भी दिखानी पड़ती है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में, है ठीक है, पूछा भी गया है, और अब तो खैर ऑब्जेक्टिव होगा बट पूछ तब भी सकते हैं किसी भी तरीके से। तो देखो रिएक्शन पहले इसको ना एक्वस यानी पानी में घोला जाता है। रिएक्शन सीधे तो हो नहीं जाएगी कि 2 हमें ड्राई सब्सटेंस लिया आपस मिला दी और रिएक्शन हो गई, नहीं, उसके लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट बच्चों चाहिए होता है, तो उसे घोलना पड़ता है, डिजॉल्व करना पड़ता है केमिकल को। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है एक्वस में, ये देखिए, तो मैंने एक्वस लिखा है यहाँ पर, एक मतलब पानी में इसको बनाएगा, ये मतलब एक पर्टिकुलर की पानी में ही बना, दैट इज़ एक्वस, और इसको भी बच्चों पानी में घोला गया है। तो इसके लिए नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, AQ, शॉर्ट सिंबल है AQ, एक्वस, ठीक है, ये लीजिए, ओके। नाउ व्हाट अबाउट ये बच्चों, यहाँ पर ये भी एक्वस में रहता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ दिखानी पड़ती है बच्चों हैं। और ये PbI2 यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको हम दिखाते हैं सॉलिड, S फॉर सॉलिड। तो ये स्टेट दिखाने का तरीका है, इसको समझिए यहाँ बात को। मान लीजिए कोई और रिएक्शन लीजिए यहाँ पर, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपने लिया है मैग्नीशियम, और इसको आप बर्न कर रहे हैं, तो रिएक्शन आपकी कुछ इस प्रकार हो रही है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो समझिए चीज़ों को, तो मैग्नीशियम मेटल है तो यहाँ सॉलिड होगा बच्चों, और O2 जो यहाँ पर गैस फॉर्म में है, ठीक है, समझिए बात को, O2 गैस फॉर्म में है, बर्न कर रहे हैं हम लोग, तो G लिखा गैस के लिए, GS पर सॉलिड, और ये बच्चों आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये आपका सॉलिड बनेगा, क्योंकि ये ना आप पढ़ेंगे अभी पाउडर की फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसकी स्टेट भी आपको शो करनी पड़ती है, और जो भी स्टेट में हो, लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में, गैस में और एक्वस में, ये सब दिखाना पड़ता है। अगर प्रेसिपिटेट है तो वहाँ पे PPT लिख देते बच्चों। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको रिएक्शन में दिखानी पड़ती हैं, ओके। अब हमें करना क्या, देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बैलेंसिंग द रिएक्शन जो है करने से पहले कुछ एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों इसकी पिक्चर ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ और आपको तरह भूल गए, यहाँ पे रब करने से पहले बता देता हूँ। बेसिकली कई बार क्या है, रिएक्शन में गैस भी निकलती है, जैसे आपने देखा था, मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं रब कर रहा हूँ, ये देखिए, इसको भी समझिए। जैसे यहाँ बच्चों प्रेसिपिटेट बना है, तो प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है एरो को नीचे दिखाने का। अगर आप PPT नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम क्या करें, यहाँ पर ना ऐसे इस तरीके से PPT लिखते हैं, PPT, और तो उसके लिए सिंबल नीचे की तरफ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी, एसिड की, ये लीजिए, एसिड की आप रिएक्शन करा दी, डाइल्यूट H2O लिया आपने, डाइल्यूट के लिए DIL लिखते हैं, अगर कंसनट्रेट तो CONSC शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ डाइल्यूट लिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है आगे समझ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट बच्चों बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब ये गैस जब निकलती है, दैट इज इवॉल्व होती है। तो अगर आप यहाँ पे गैस नहीं लिख रहे तो आप एरो बना दिए इस तरीके से, तो इससे पता लगता है कि गैस यहाँ इवॉल्व हुई है, गैस जो है निकल रही है, प्रोड्यूस हुई है, क्लियर है। तो इन एरो का भी आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी बच्चों, या कई बार पूछी भी जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए क्या होता है, कई बार हीट करना होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हीट करके डिकम्पोज किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसे सिंबल बना होता है। ये सिंबल किस चीज़ का है, ये बच्चों हीट का सिंबल है, जिससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये गैस बन गई तो उसको फिर हम ऐसे इस तरीके से एरो बना के दिखा देंगे, क्लियर है बच्चों, ओके फाइन। नौ बैलेंसिंग सिखाने से पहले कि रिएक्शन को बैलेंस करते कैसे हैं, उससे पहले कुछ एक्टिविटी डिसाइड करते हैं, जो मैंने आपको बताई थी। इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। और एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या होता है समझिए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बच्चों वो होता है जो हमें रिएक्शन के दौरान दिखाई पड़ता है। बेसिकली ये लैब वर्क होता है बच्चों, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ही शार्पली देखना होता है कि ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चन आता है, और वहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं ना। सबसे पहले एक्टिविटी अगर आपने NCERT में देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे 1.1 एक्टिविटी कौन सी है,
1.1 जिसमें एक मैग्नीशियम रिबन बच्चों बर्न किया जा रहा है, एक्टिविटी 1.1 जरा चेक कीजिए प्लीज़। अब इसमें होता क्या कि एक मैग्नीशियम रिबन आपने लिया बच्चों और उसको आप बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब कि ऑक्सीजन का वहाँ पे प्रेजेंट होना, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कुछ बर्न होगी नहीं बच्चों। तो जब बर्न करते हैं तो अब ये तो मैंने रिएक्शन आपको दिखाई, जो मैं आपको लैब में दिखाई नहीं पड़ेगी कि भाई आप टेस्ट ट्यूब आपने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको आप बर्न कर रहे हैं तो आपको जो है ये रिएक्शन दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन जब आप मतलब टीचर्स आपके करा रहे हो, आप देख रहे हैं सामने खड़े होकर, तो क्या क्या आपको दिखाई पड़ता है, तो कम से कम 2 ऑब्जर्वेशन बच्चों आपको याद होने चाहिए। तो वो 2 ऑब्जर्वेशन क्या है, समझिए बात को। देखिए सबसे पहली बात आप देखेंगे कि मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, तो बर्न कैसे होता है मैं क्लियर कर दूं आपको। इसमें आपका पहला ऑब्जर्वेशन नंबर 1, वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस, क्या मिलेगा आपको बच्चों, वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस मिलेगा किसमें, जब आप मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे होंगे। मैं इसको ऑब्जर्वेशन डाल के हेडिंग दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, आप भी कॉपी पे ऐसे लिखिएगा अलग से ऑब्जर्वेशन, इनको याद भी साथ साथ कर लीजिएगा। तो नंबर 1 आप यहाँ पे दिखाएंगे वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस्ड, है ना, या ऐसे लिख दीजिए, कैसे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बर्न विद वाइट डेजलिंग, ये वर्ड थोड़े आपको याद नहीं चाहिए, वाइट डेजलिंग फ्यूम्स या लाइट, ठीक है ना, बर्न विद वाइट डेजलिंग लाइट। बहुत तेज चमक बच्चों होती है, आंखों पे ना रखना पड़ता है हाथ, इतनी तेज़ रोशनी होती है वाइट कलर की, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है बच्चों, इसे आपको लिखना होगा। दूसरी बात वहाँ क्या होता है, जब ये बर्न हो जाता है तो MgO बनता है, लेकिन ये कैसा होता है, बिल्कुल ये आपका मैग्नीशियम रिबन होता है ऐसे कॉइल वाला, थिन एकदम ऐसे होता है, हमेशा ये जलता है। जलने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे राख बचती है, इसकी राख, ऐश जिसे बोलते हैं ऐश, तो वो वाइट कलर की राख होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइट कलर्ड ऐश लाइक सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्योंकि हम वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने ऑक्साइड बनाया, क्योंकि वो तो ऑब्जर्वेशन है ना, वहाँ कौन सा नाम लिख कर आएगा। तो वाइट कलर्ड ऐश लाइक, सॉरी ASH, ऐश लाइक सब्सटेंस फॉर्म्ड, बस ये आपके 2 बच्चों ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई। एक एक्टिविटी वहाँ पर और है 1.2, जिसमें क्या है बच्चों, जिसमें आपका ना पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जो है रिएक्शन कराई जा रही है बच्चों, ध्यान से देखिए इसको। अब ये रिएक्शन जब होती है बच्चों, तो रिएक्शन तो मैं आपको लिख रहा हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, PbI2 बनता है और बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन ये सब आपको इससे मतलब नहीं बच्चों, आपको मतलब इससे अपने ऑब्जर्वेशन से मतलब है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिएक्शन को देखेंगे बच्चों, तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये वाइट कलर का बच्चों होता है, जब ये आपस में मिलाए जाते हैं KI और लेड नाइट्रेट, तो ये वाइट कलर होता है बच्चों, दोनों ही वाइट कलर के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप मिलाते हैं घुलने के बाद एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है ना, ऐसे बिना घुले नहीं, तो क्या होता है, जैसे आप टेस्ट ट्यूब मिलाते हैं KI में ये लेड नाइट्रेट डालते हैं, या फिर लेड नाइट्रेट में ये KI डालते हैं, तो एकदम से वाइट कलर्ड चेंज इनटू येलो प्रेसिपिटेट बच्चों आ जाता है वहाँ पर, किसका होता है वो, PbI2 का होता है, ठीक है ना। क्या होता है प्रेसिपिटेट, आपको बता चुका हूँ मैं। प्रेसिपिटेट होता है एक ऐसा थोड़ा हैवी सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक। और दूसरा ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि चेंज इन कलर आपका, और दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये भी कर सकते हैं। मैंने एक साथ दोनों लिखा दिया, आप इसको तोड़ सकते हो। वाइट कलर्ड चेंज इनटू येलो कलर, और दूसरा इसी में से लिख दीजिए आप क्या, कि आपने क्या देखा, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, PPT इज फॉर्म्ड, या येलो PPT इज फॉर्म्ड, बस सिंपल। मतलब कलर का भी चेंज है और प्रेसिपिटेट बन रहा है, दोनों इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दोनों को हम अलग सकते हैं, ठीक है ना। ये वाइट कलर आपने देखा कि येलो में कन्वर्ट हो गया, और साथ साथ देखा कि PPT फॉर्म हुआ, येलो कलर का PPT बनता है, तो ये दोनों आपके ऑब्जर्वेशन हो गए। थर्ड बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, थर्ड आपकी जो एक्टिविटी है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें बच्चों आप गौर से देखना, उसमें क्या किया गया है NCERT में 1.3 एक्टिविटी आपकी, उसमें जिंक को लिया गया है टेस्ट ट्यूब में, और वहाँ पर जो है डाइल्यूट HCl मिलाया गया है,
ठीक है। HCl है चाहे H2SO4 हो, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बता देता हूँ, एक्चुअली वो कहना ही चाह रहे हैं कि जिंक और जब डाइल्यूट आप कोई एसिड लेते हो, ठीक है ना, तो बनता क्या वहाँ पर है, वहाँ पर बनता है मेटल सॉल्ट और बच्चों बनता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो रिएक्शन है, लेकिन आपको इससे फिर से कोई मतलब नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन से बच्चों मतलब है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या देखोगे वहाँ पर, मैं बता दूँ, आप नंबर 1 लिखोगे। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व बच्चों ये नहीं बोल सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस को आपको दिखाई देना पड़ेगा कि आपकी हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, या आवाज़ आएगी हाइड्रोजन गैस, मैं हाइड्रोजन गैस हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो हाइड्रोजन गैस की आवाज़ नहीं आएगी कि मैं हाइड्रोजन गैस हूँ, बस गैस निकलेगी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बच्चों गैस इवॉल्व, बस इतना काफ़ी है, गैस इवॉल्व, पहली बात। दूसरा क्या लिखोगे, जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे बच्चों, तो वहाँ पर क्या होगा ना, वो थोड़ा सा गर्म होगी, ठीक है, दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि व्हेन वी टच या ऐसे लिखो, छोड़ो व्हेन वी टच नहीं, लिख दिए इसमें, टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट, टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट, बस इतना काफ़ी है। तो ये दो आपके ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये 3 एक्टिविटी हैं, मैंने तीनों के आपको ऑब्जर्वेशन बच्चों करा दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक इसमें आप ऑब्जर्वेशन और भी सकते हो, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन भी है मेरे पास। जैसे जब ये आप जैसे एसिड डालते हैं जिंक में, होता क्या बच्चों, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़े से बबल्स निकलते हैं। हालांकि आपने देखा होगा इनो जब डालते हैं पानी में तो बहुत तेज़ी से इफेरेंस होता है, यहाँ भी होता है बट बहुत ही लाइटली होता है, कम होता है, लेकिन दिखाई पड़ता है टेस्ट ट्यूब में अच्छे से। मान लीजिए ये मेटल है आपकी है, तो ऐसे बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं इस तरीके से, ये देखिए। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इफेरेंस, या आप बोल सकते बबल्स कैन बी सीन, बबल्स कैन बी सीन ड्यूरिंग द रिएक्शन। और बेसिकली बबल्स होते क्या हैं, ये बबल्स गैस की तो होते हैं, क्योंकि जब गैस बनेगी तो बबल्स निकलेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बबल्स की फॉर्म में ही क्या होता है, गैस बाहर निकलती है। सबको समझ आ रहा है? तो ये आपने तीनों बच्चों एक्टिविटी यहाँ कर ली, ठीक है। साथ साथ समझ लिया कि बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती हैं और क्यों जो है वो बैलेंस रिएक्शन लिखी जाती है, क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड से, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आता है, ये क्वेश्चन आता है कि आपके एनसीईआरटी में भी है, टेक्स्ट में है आपका, कि बिफोर बर्निंग एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। एक सैंड पेपर से उसे रब क्यों करना पड़ता है? सैंड पेपर आता है मार्केट में, ठीक है ना। तो वैसे ऐसा नहीं कि रब तो आप वैसे भी किसी से कर सकते हो, मतलब रब करना पड़ता है, ऐसा क्यों है? तो ये बहुत सिंपल सी बात है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, मैग्नीशियम जब ओपन में रखा होता है ना, तो उस पर नंबर ऑफ ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। इसके अलावा कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहाँ पर, तो कार्बोनेट्स की लेयर भी बच्चों वहाँ जम जाती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट्स की लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फिर अच्छे से ना बर्न नहीं होती। तो जल्दी से बर्न हो जाए उसके लिए पहले अच्छे से रब करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद जब बर्न करते हैं तो बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेती है बच्चों, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आगे कितनी टाइप की बच्चों रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको पहचानना सिखाऊंगा, ठीक है ना, और साथ साथ रिएक्शन को बैलेंस भी कराऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।